हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जांगीड़ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर की जो एग्जामिनेशन है जो होने वाली है। उसमें पहला पेपर होगा फिजिक्स का। फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स का पेपर होगा। तो जैसा कि हमको पता है पेपर के दो सेगमेंट होते हैं, एक छोटे क्वेश्चंस का, एक बड़े क्वेश्चंस का। छोटे क्वेश्चन है उनमें से हमको 4 करने हैं और बड़े क्वेश्चन में 2 करने हैं। इसकी वीडियो आपने पहले देख ली होगी, मैंने बनाई थी काफ़ी डिटेल वीडियो। नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से वो वीडियोज़ देख लेना। उसके अलावा अब हम बात करेंगे जो छोटे क्वेश्चन है उनके बारे में। 10 क्वेश्चन मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स के छोटे बताऊंगा, 10 क्वेश्चन ऑप्टिक्स के जो छोटे छोटे हैं वो बताऊंगा। ये जो 10 क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आए हुए हैं और इस बार भी आने के जिनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे और 4 क्वेश्चन इनमें से मिल जाने चाहिए। अब देखने वाली बात है कि इनमें से कितने मिलते हैं। ये वीडियो कोई आपकी तैयारी शुरू से करवाने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपकी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए है। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप चाहें कि जिस प्रकार मैंने छोटे क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाई है, ऐसे ही अगर मैं बड़े क्वेश्चंस के ऊपर जो हमको 2 करने हैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो मैं एक वीडियो ऑप्टिक्स के ऊपर बड़े क्वेश्चंस को लेकर बना दूंगा और एक वीडियो थर्मोडायनेमिक्स में बड़े क्वेश्चंस को लेकर बना दूंगा। उसके लिए आपको इस वीडियो पे 50 लाइक्स कराने होंगे। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक हो जाते हैं तो वो दोनों वीडियोस में जल्दी अपलोड कर दूंगा। जैसे इस पे 50 लाइक होंगे और नहीं होते हैं तो फिर वो वीडियो अपलोड नहीं होगी, है ना। तो छोटे क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं और ये 10 के 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चंस को पढ़ के बताऊंगा, आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं और सॉल्यूशन भी मैं आपको बोल के बताऊंगा ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। आप डायरेक्ट यहाँ से सुन के, क्योंकि मैं डायरेक्ट डेफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन में बोलने वाला हूँ, उसको आप लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में और उसको आराम से याद कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है उष्मागतिकी का शून्यवां नियम लिखो। आपको लग रहा हो क्वेश्चन ये इजी बता रहा है, तो इजी और हार्ड से यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है क्वेश्चन के एग्जाम में आने से। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल में 3 बार आ चुका है और चौथी बार भी आ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है ना। तो उष्मागतिकी का शून्यवां नियम लिखो। क्या होता है उष्मागतिकी का शून्यवां नियम? उष्मागतिकी का शून्यवां नियम होता है यदि कोई 2 निकाय तीसरे के साथ उसमें साम्य में है। आप लिख सकते हैं यदि कोई 2 निकाय तीसरे के साथ उसमें साम्य में है तो वो दोनों भी परस्पर उसमें साम्य में होंगे। ये उष्मागतिकी का प्रथम नियम है। एक बार समझा देता हूँ मैं। यदि कोई 2 निकाय है ए और बी, ठीक है, ये 2 निकाय है, ये सी के साथ, ए और बी ये सी के साथ, यानी ए भी सी के साथ उसमें साम्य में है और बी भी सी के साथ उसमें साम्य में है, तो ए और बी भी परस्पर उसमें साम्य अवस्था में होंगे। ये उष्मागतिकी का शून्यवां नियम है। आप अगर कॉपी में लिखना चाहें परिभाषा के तौर पर तो आप लिख सकते हैं। उष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या होता है? यदि कोई भी 2 निकाय तीसरे के साथ उसमें साम्य में है तो वे दोनों भी परस्पर उसमें साम्य अवस्था में होंगे। यही उष्मागतिकी का शून्यवां नियम है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है परम शून्य ताप की परिभाषा लिखो। तो परम शून्य ताप क्या होता है? न्यूनतम संभव ताप। आप लिख सकते हैं न्यूनतम संभव ताप को ही परम शून्य ताप कहा जाता है। परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस को ही क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप बोलते हैं ना। ये आंसर्स मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से अगर आप चाहें कि बड़ा आंसर हो, अच्छा आंसर हो, तो आप अपनी तरफ से आंसर लिख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, बुक में से ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चंस बताने की ये वीडियो है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने की। आंसर भी आपको मैं इंट के लिए बता रहा हूँ थोड़े थोड़े। गिब्स मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं? तो गिब्स मुक्त ऊर्जा का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। ये गिब्स मुक्त ऊर्जा का फॉर्मूला है। अगर आपसे फॉर्मूला पूछे तो आप ये लिख सकते हैं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। यहाँ पूछा है गिब्स मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो गिब्स मुक्त ऊर्जा एक आयनिक विभव है जिसका उपयोग किसी निकाय द्वारा नियत ताप व दाब पर किए गए अधिकतम व्युत्क्रम कार्य को ज्ञात करने के लिए किया जाता है ना। काफी टफ परिभाषा है, दोबारा सुन के आप लिख सकते हैं। उसके अलावा चौथा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? एंथैल्पी किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एंट्रोपी किसे कहते हैं? ये भी आ सकता है। ये क्वेश्चन अधिकतर जो जुड़ के आता है वो आता है गिब्स मुक्त ऊर्जा के साथ, यानी आपको प्रश्न ऐसे देखने को मिल सकता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा और एंथैल्पी किसे कहते हैं ये समझाइए। गिब्स मुक्त ऊर्जा एंट्रोपी किसे कहते हैं ये समझाइए, या एंथैल्पी और एंट्रोपी किसे कहते हैं ये समझाइए। ये क्वेश्चन मिल सकता है। एंथैल्पी क्या होती है? तो एंथैल्पी एक अवस्था फलन है। आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, क्योंकि मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ यहाँ पे अधिकतर तो एंथैल्पी किसे कहते हैं? एंथैल्पी एक अवस्था फलन है जो किसी पदार्थ में उपस्थित ऊष्मा का मान होती है। एंथैल्पी एक अवस्था फलन है जो किसी पदार्थ में उपस्थित ऊष्मा का मान होती है। एंथैल्पी को H द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी किसी पदार्थ में उपस्थित कुल ऊष्मा जो होती है, किसी पदार्थ में उपस्थित कुल ऊष्मा की जो मात्रा होती है वही उस पदार्थ की क्या होती है? एंथैल्पी होती है, ठीक है। एंट्रोपी किसे कहते हैं? किसी निकाय में उपस्थित कुल अव्यवस्था की जो माप होती है उसको क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। यदि अव्यवस्था ज्यादा होगी तो एंट्रोपी ज्यादा होगी, अव्यवस्था कम होगी तो एंट्रोपी कम होगी। एंट्रोपी में परिवर्तन को डेल्टा एस से व्यक्त किया जाता है। अब जैसे एंट्रोपी को समझाने के लिए, एंट्रोपी क्या है? रियल लाइफ एग्जांपल है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे कोई क्लास है, उसमें स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर वो व्यवस्था से बैठे, व्यवस्थित क्रम में बैठे, जैसे कोई क्लास है इसमें स्टूडेंट लाइन वाइज बैठे, तो यहाँ पे व्यवस्था ज़्यादा है तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी। और अगर ये ऐसे अलग अलग, कोई इधर बैठा है कोई इधर बैठा है, जैसे नॉर्मली बैठते हैं,
है ना, ऊटपटांग बैठे हैं, तो वहाँ पे अव्यवस्था ज़्यादा है तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी। एंट्रोपी में परिवर्तन को हम डेल्टा एस से व्यक्त करते हैं। यदि डेल्टा एस पॉजिटिव है तो एंट्रोपी ज़्यादा है, अव्यवस्था ज़्यादा है। डेल्टा एस नेगेटिव है तो एंट्रोपी कम है, अव्यवस्था क्या है, अव्यवस्था भी कम है, यानी व्यवस्था ज़्यादा है। ठीक है। अति तरलता क्या होती है? अति तरलता किसी पदार्थ की वह अवस्था है, अति तरलता किसी पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें वह पदार्थ किसकी तरह, शून्य श्यामता के द्रव की तरह, शून्य श्यामता, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, शून्य श्यामता के द्रव की भांति व्यवहार करता है। शून्य श्यामता के द्रव की भांति व्यवहार करता है, वो क्या होती है, अति तरलता। अति तरलता किसी पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें वह पदार्थ शून्य श्यामता के द्रव की भांति व्यवहार करता है, अति तरलता कहलाती है। अति तरलता का आपसे एग्जाम्पल ही पूछा जा सकता है कि कौन अति तरलता का, वो अति तरलता की तरह व्यवहार करता है, तो हीलियम जो है वो सामान्यतः हीलियम में अति तरलता का गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक लिखिए। तो वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक, इसको रट जाना अच्छे से, ये क्या होता है, μh बराबर 1/Cp। ठीक है। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट T dV/dt ब्रैकेट के बाहर P - V। ठीक है। ये क्या है, वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक, इसको रट लेना, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक क्या है, μh बराबर 1/Cp ब्रैकेट के अंदर T dV/dt और उसके होल ब्रैकेट छोटा वाला P और माइनस में V। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मीय इंजन की दक्षता को परिभाषित करें। तो ऊष्मीय इंजन की दक्षता क्या होती है, कुल ऊर्जा जो हम दे रहे हैं उसमें से कुल ऊर्जा में से जो कार्य में परिवर्तित हो रही है वो, कुल ऊर्जा में से जो कार्य में परिवर्तित हो रही है वो, और दी गई कुल ऊर्जा का जो अनुपात है वो क्या होता है, ऊष्मीय इंजन की दक्षता होती है। यानी जो हम कुल ऊर्जा दे रहे हैं उसमें से जो कार्य में परिवर्तित हो रही है वो, और जितनी ऊर्जा हम दे रहे हैं उसका अनुपात। ठीक है। यानी अगर आप इसको फॉर्मूले में लिखें तो आप लिख सकते हैं ऊष्मीय इंजन की दक्षता बराबर में कुल ऊर्जा में से जो कार्य में परिवर्तित हो रही है वो ऊर्जा और बटे में कुल ऊर्जा। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अति चालकता क्या होती है, कहीं कुछ पदार्थों में इस प्रकार का गुण पाया जाता है कि एक निश्चित ताप आते उनकी प्रतिरोधकता या तो तेजी से गिर जाती है या बिल्कुल ही शून्य हो जाती है, यानी जीरो हो जाती है उनकी प्रतिरोधकता। तो ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ बोलते हैं, जो वो गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। कौन सा गुण, एक निश्चित ताप पर उनकी प्रतिरोधकता के कम होने का जो गुण प्रदर्शित कर रहे हैं उस गुण को क्या बोलते हैं, हम अतिचालकता बोलते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, F बराबर E - TS। ठीक है। ये सूत्र आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है 10वां, ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं क्या होती है। ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं क्या होती है, तो इसमें हम लिखेंगे ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं क्या होती है, तो इसमें हम लिखेंगे किसी निकाय में बाह्य प्राचलों को स्थिर रखने पर। यहाँ पे इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे, आप यहाँ से देख लीजिए, है ना, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, आंसर किस फॉर्म में लिखना है आपको। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं किसी निकाय के, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको लाइन, किसी निकाय के बाह्य प्राचलों को स्थिर रखने पर, किसी निकाय के बाह्य प्राचलों को स्थिर रखने पर, किसी निकाय के बाह्य प्राचलों को स्थिर रखने पर, ये लाइन लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, यदि ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, यदि क्या हो रही है, ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। अगर ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, बाह्य प्राचलों को स्थिर रखने पर ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ऊर्जा बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ठीक है। ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। और यदि ऊर्जा में कमी होती है, यदि ऊर्जा में कमी होती है तो ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है। ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। बिल्कुल जेन्युइन कॉन्सेप्ट है। और ये जो क्रियाएं हो रही है इनको क्या बोलते हैं, ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं बोलते हैं। ठीक है। एक बार ध्यान से समझना, किसी निकाय के बाह्य प्राचलों को स्थिर रखने पर, ये एक कंडीशन है, इसको हम ऊपर लिखेंगे, किसी निकाय के बाह्य प्राचलों को स्थिर रखने पर दो कंडीशंस हो रही है। यदि ऊर्जा कम हो रही है तो क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, कम हो रही है तो निकल रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऊर्जा कम हो रही है। और यदि ऊर्जा बढ़ रही है तो ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। ठीक है। ये जो क्रियाएं हैं वही क्या है, ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं हैं। तो ये 10 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के हो गए। इनमें से उम्मीद है मुझे कि क्वेश्चंस मिलेंगे काफ़ी। देखते हैं अब हम देखते हैं ऑप्टिक्स के टॉप 10 क्वेश्चंस। ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिख भी दिए हैं, क्योंकि इनके आंसर है ना जल्दी से मिलते नहीं है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोणीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसका तो क्वेश्चन आंसर मिल ही जाएगा। तो अपवर्तित किरण द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए कोण की स्पर्शज्या तथा आपतित किरण द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए कोण की स्पर्शज्या को हम क्या बोलते हैं, कोणीय आवर्धन बोलते हैं। इसको हम m थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है tan θ2/tan θ1, है ना। फर्मा का सिद्धांत क्या होता है, फर्मा का नियम क्या कहता है कि कोई प्रकाश की किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में उस पथ का चयन करती है जिस पथ पर लगने वाले समय का मान न्यूनतम, अधिकतम या स्थिर हो। ये फर्मा का नियम है, ये भी आसानी से मिल जाता है। अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम हम सभी जानते हैं, sin i ऊपर आएगा अपॉन sin r बराबर में क्या होता है, μ2/μ1 होता है। ये भी हम सब जानते हैं। तीसरा बूस्टर का नियम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो बूस्टर का नियम भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो बूस्टर के नियम से किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवण कोण i
की स्पर्श ज्या के बराबर होता है, यानी म्यू बराबर 10 IP होता है। ठीक है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं दोबारा बोल देता हूँ, बूस्टर के नियम से किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवण कोण IP की स्पर्श ज्या के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रधान बिंदुओं को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, ये आएगा 100% आ सकता है, आएगा नहीं ये तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन 90% चांस से आ जाएगा। सह-अक्षीय लेंस निकाय के लिए गाउस ने 6 विशेष बिंदुओं को परिभाषित किया, इन बिंदुओं को प्रधान बिंदु कहते हैं। ठीक है, यानी सह-अक्षीय जो लेंस है उनके लिए गाउस ने 6 विशेष बिंदु दिए। अब ये 6 विशेष बिंदु 3 ही है, विशेष तो इनको याद रखना है, लेकिन ये 6 कैसे, जैसे प्रथम और द्वितीय फोकस बिंदु। ठीक है, तो फोकस बिंदु 2 हो गए, तो 2 बिंदु तो ये हो गए, प्रथम और द्वितीय मुख्य बिंदु तो 2 बिंदु ये हो गए, और प्रथम और द्वितीय नोडल बिंदु 2 बिंदु ये हो गए, टोटल 6 बिंदु हो गए। तो ये क्या है, ये प्रधान बिंदु। आपको लिखना कैसे, सह-अक्षीय लेंसीय निकाय के लिए गाउस ने 6 विशेष बिंदुओं को परिभाषित किया है, इन विशेष बिंदुओं को प्रधान बिंदु कहते हैं। प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु, प्रथम तथा द्वितीय मुख्य बिंदु, प्रथम तथा द्वितीय नोडल बिंदु। ठीक है, आगे की क्वेश्चन की छठा क्वेश्चन है, लेंसों के लिए न्यूटन का सूत्र लिखो। तो लेंसों के लिए न्यूटन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पूरा। यदि लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1 तथा द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x2 है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा x1 x2 बराबर f1 f2। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है स्थायी व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वो स्थायी व्यतिकरण होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस है जो इम्पोर्टेंट, वो मस्ट है। तो दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, दोनों तरंग एक ही दिशा में गमन करनी चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम भी समान होने चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट है स्थायी व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध है, ये 3। ठीक है, यानी तरंगों की आवृत्ति और आयाम समान होने चाहिए और तरंग एक ही दिशा में गमन करनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां, ध्रुवण तल व कंपन तल को समझाइए। तो ध्रुवण तल क्या है, वह तल जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा स्थित हो तथा जो कंपन तल के अभिलंबवत हो, ध्रुवण तल कहलाता है। यानी अगर यहाँ पे अंतर भी पूछे तो आप लिख सकते हैं, ध्रुवण तल जो होता है वो कंपन तल की क्या होता है, अभिलंबवत होता है, और ध्रुवण तल में प्रकाश के चलने की दिशा क्या होती है, स्थित होती है। कंपन तल कौन सा होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश में उस तल को जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा तथा विद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा दोनों स्थित हो, क्या बोलते हैं, उस तल को कंपन तल बोलते हैं। तो अब अगला 9वां क्वेश्चन आप अपने सामने देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूटन वलय वृत्ताकार की होती है। जिसको समझ में आए वो लिख लेना, और जिसको समझ में नहीं आए मैं बोल रहा हूँ तो उससे भी लिख सकते हैं आप। तो समान तीव्रता के लेंस से गुजरने वाले प्रकाश का स्थान, लेंस और कांच की प्लेट, लेंस कुछ इस प्रकार होता है और कांच की प्लेट इस प्रकार से ये होती है ना। लेंस और कांच की प्लेट के बीच वायु अंतराल की मोटाई पर निर्भर करता है। चूंकि वायु फिल्म की मोटाई एक वृत्त के आकार में होती है, इसलिए बनने वाली वलय कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। एक बार फिर से, समान तीव्रता के लेंस से गुजरने वाले प्रकाश का स्थान, समान तीव्रता का जो लेंस है उससे गुजरने वाले प्रकाश का जो मान है, वो उससे गुजरने वाले प्रकाश का जो स्थान है, ठीक है, वो लेंस और कांच की प्लेट के बीच वायु अंतराल की मोटाई पर निर्भर करता है। लेंस और कांच की प्लेट के बीच जो वायु अंतराल है उसकी मोटाई पर निर्भर करता है। क्योंकि वायु फिल्म की मोटाई कैसी होती है, वृत्त के आकार में होती है, इसलिए बनने वाली वलय कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है अक्षीय आवर्धन का सूत्र लिखो। तो ये है ma बराबर dv/du बराबर μ1/μ2 v²/u²। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी डेफिनेशन भी आप याद करके रखना, वो भी आ सकती है। तो ये थे थर्मोडायनेमिक्स के 10 क्वेश्चन और उसके बाद हमने बात की ऑप्टिक्स के 10 क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि बड़े क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियोस आए तो जल्द से जल्द वीडियो को शेयर करना, आप खुद भी लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। अगर उनको पसंद आएगी तो वो भी लाइक करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।